लोग रीड यूपी टेट एमपी टेट सुपर टेट की पर्यावरण की महत्वपूर्ण सीरीज में आपके साथ 100 महत्वपूर्ण प्रश्न की विस्तृत व्याख्या लेकर आए हैं। अगर आप लोग को एक सरकारी शिक्षक बनना है, यह वीडियो आपके जीवन में काफी योगदान देने वाला है, तो जल्दी से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। 100 सुपर फास्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप रीट की, चाहे आप यूपी टेट, एमपी टेट, उत्तराखंड टेट, कई की टेट की तैयारी कर रहे हैं, अब की बार एक सीट हमार। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों के जवाब देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप लोग को आवाज मेरी सुनाई दे रही? जल्दी से कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अब की बार एक सीट हमार। एगमार का संबंध किससे है? जी हाँ, एगमार का संबंध अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा गुणवत्ता। मान जो एगमार्क है इसका संबंध गुणवत्ता से है। किससे है? गुणवत्ता से है, क्योंकि एगमार्क का प्रमाण चिन्ह जो सरकारी एजेंसी निरीक्षण व विपणन निदेशालय के मानकों के अनुरूप उत्पादों को दिया जाता है। एगमार्क की स्थापना कृषि उत्पादन श्रेणी क्रम एवं मार्किंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत की गई थी। एगमार्क एक पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में काम करता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि एगमार्क का संबंध किससे है? खाद्यान्न से है, किन चीजों से है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ जो है फटाफट 100 प्रश्नों की सीरीज में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्नों का सभी लोग लाइव जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए वीडियो आपके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए सभी साथी। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए यहां पर एक छोटा सा सवाल आपके सामने है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि रीट और यूपी टेट में 100 प्रश्न की सीरीज है और आपकी परीक्षा में केवल 30 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो भैया देरी किस बात की, कर हर हर मैदान फतेह। कि आर्सेनिक जो है भारत की गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के कछारी क्षेत्रों में भूजल आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर जो होगा पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब होगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट टॉप 100 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब दीजिएगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करिएगा जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं कर हर हर मैदान फतेह। अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी तो आपकी सीट मिलेगी। चलिए आइए इसमें हम लोग ध्यान से देखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972, इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पशुओं के अवैध शिकार, उसके हाड़ मांस खाल के व्यापार पर रोक लगाने के लिए इसका किया था। और यह अभी तक जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के अन्य सभी राज्यों में यह पूरी तरह से लागू है। इसलिए प्रश्न का उत्तर होगा 1972। इस प्रश्न का सही जवाब है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। अगला प्रश्न है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। इस देश के निर्माताओं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं। चलिए आइए यहां पर हम लोग देखते हैं आज की सीरीज। दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम किण्वन कहते हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा किण्वन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य की उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस
देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ, रीट और यूपी टेट एपी टेट की महामैराथन सीरीज है, जहां 100 टॉप प्रश्न हम आपको पढ़ेंगे। ई लर्निंग में दुर्गेश पर निःशुल्क, राष्ट्रहित में, देश हित में, ये एक महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग, बताइए जल्दी 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 बताइएगा सभी साथी फटाफट कमेंट करें। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। सभी साथी देखिए, संविधान मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, एक एक करके मैं इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करूंगा। पहली बात, जो मौलिक कर्तव्य इसे फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, यह भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में लिया गया है। मतलब अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो उस समय नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के बाद 1976 में भारत में लिया गया है। और प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन अब इसकी संख्या जो है 11 है। और इसका भाग अगर देखा जाए 4 का अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसको रखा गया है। और यह यूएसआर अर्थात सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जर्मनी से क्या लिया गया है, कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से बताइएगा कि जर्मनी से निम्नलिखित में से क्या लिया गया है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी साथी, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक, सभी लोग बताइए कमेंट करके। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कमेंट करें। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया था। ठीक है, अगर हम यूनाइटेड किंगडम से बात करें ना, तो यूनाइटेड किंगडम से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक। लेकिन अगर हम रसिया से बात करें, सोवियत संघ रूस से बात करें, तो मौलिक, अगर यूएसए से बात करें, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहां से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का प्रावधान आदि हम यूएसए से लिए थे। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा चौथा या डी का राइट आंसर है। 100 टॉप प्रश्न आपके सामने है पर्यावरण के, कर हर हर मैदान फतेह। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्रुव तारा कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा कि ध्रुव तारा कहा जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा सभी साथी कि ध्रुव तारा कहा जाता है। देखिए, ध्रुव तारे की बात करें, अगर रात में कहीं खो जाते हैं और आपको कहा जाता है कि किसी दिशा का ज्ञान करना है ना, तो उसके लिए आपका उत्तर दिशा होता है। और उत्तर दिशा की अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा जो होता है वो हमेशा उत्तर दिशा का घोतक होता है। जी हाँ, वो उत्तर दिशा का घोतक होता है। यह बात आप लोग जानते रहिएगा, यह बात आप लोग रट लीजिएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ए होगा। माने ध्रुव तारा उत्तरी दिशा का घोतक होता है। धरती अपनी धुरी पर घूमते समय उत्तरी ध्रुव की सीधी रेखा में होने के कारण यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए मालिक, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, सबसे पहले काम। ठीक, प्रश्न लास्ट में पूछेगा, केवल टॉपिक पे बात करना है। उसके अलावा अगर कोई प्रश्न है तो क्लास खत्म होने के बाद ये वीडियो फेसबुक पे और यूट्यूब पर दोनों पर निःशुल्क लाइव आपके लिए चल रही है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और देखिए प्रश्न का जवाब देंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कमेंट करें कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था। एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम हलवा वाला प्रश्न है। देखिए, अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो 1973 में किया गया था। कब? 1973 में किया गया था। देखिए, भारत में बाघों की संख्या घटते हुए भारत सरकार ने इसके संरक्षण के लिए 9 बाघ अभ्यारण्य एक साथ शुरू किया गया था। वर्तमान में बाघ अभ्यारण्य की संख्या लगभग 50 हो गई है। यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे क्या? यार शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। 100 टॉप प्रश्न है आपके लिए। अब देखिए, 1972 किसके लिए महत्वपूर्ण, जरा कमेंट करके बताइएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है, फूलों की घाटी कहाँ है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम हलवा प्रश्न है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो इस प्रश्न के लिए एकदम आराम से
कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी साथी जल्दी जल्दी बताएं, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी आप देख रहे हैं ना, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कर हर हर मैदान फतेह कि फूलों की घाटी, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। अगर फूलों की घाटी की बात करें हम, तो फूलों की जो घाटी है वह उत्तराखंड के चमोली जनपद में है। किसमें? चमोली जनपद में है। तो इसका उत्तर जो होगा वो चमोली होगा। जी हाँ, चमोली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये यूनेस्को द्वारा 1982 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का भी एक हिस्सा है। जी हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिखना चाहते लिख लीजिएगा। 1982 में राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा बनाया गया था। साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो शायद आपको पता हो, नहीं भी पता हो सकती है, यह नंदा देवी एकदम इंपॉर्टेंट है। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। फूलों की घाटी का पता ब्रिटिश की जो पर्वतरोही है फ्रैंकेस स्मिथ और होल्ड्सवर्थ ने लगाया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उन सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए राजस्थान में की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। अब की बार एक सीट हमार। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एकदम सरल, एकदम हलवा वाला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ 1 से 5 तक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी साथी। देखिए, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब तो पहले से रेस के घोड़े हैं। तो जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। चलिए, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो मेरा काम है इसे स्पष्ट करना। एक वयस्क मानव की अगर हम बात करें, इस वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियां होती हैं। एकदम राइट आंसर आप लोगों ने बताया है। यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए, कुल 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जन्म के समय अगर बात करें तो जन्म के समय कुल 270 अस्थियां होती हैं। कितनी? 270 होती हैं। लेकिन वयस की बात करें तो जुड़ने के बाद कुल 206 हो जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा शीश का राइट आंसर होगा। शीश प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना। अब की बार एक सीट हमार। जी हाँ, अगर रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये पर्यावरण की 100 टॉप प्रश्नों की सीरीज है। प्रत्येक दिन आपको शाम के 7 बजे टॉप 100 की सीरीज लग रही है। जी हाँ, टॉप 100 की सीरीज चल रही है। प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे से आप एकदम लाइव आ जाइएगा, सारा काम छोड़कर। ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। कहां पर है? एम्स्टर्डम है। और एम्स्टर्डम की बात किया जाए तो ये नीदरलैंड में। कहां पर है? ये नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में है, वो भी नीदरलैंड में है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो भी हेग में है, और द हेग कहां पे है? वो भी नीदरलैंड में ही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा वह शीश का राइट आंसर है। जी हाँ, ये वीडियो फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर चल रहा है। चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट, और चाहे आप केवीएस, डीएसएसबी, रीट, एमपी टेट, सभी में पर्यावरण महत्वपूर्ण है। टॉप 100 है। जी हाँ, आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे, चाहे इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा सभी साथी। देखिए, अगर प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण अपचयन अगर की बात करें तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल और एनडीपी होगा। आइए इसके बारे में थोड़ी बातें जाते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अब एक रासायनिक अपक्रिया होती है। इसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल, खनिज लवण जमीन से प्राप्त कर लेते हैं। इस अपक्रिया के दौरान H2O अर्थात पानी, H2O पानी का ऑक्सीकरण एवं NADP अर्थात निकोटीनामाइड, एडेनिन डाइक्लोक्लोनाइटाइड फास्फेट का अपचयन होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके सामने है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? मतलब एक बात साफ और स्पष्ट है कि 3 सत्य है और एक सत्य नहीं है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, माने 3 सत्य है और एक सत्य नहीं है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा बिना देरी किए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है, क्योंकि रेस के घोड़े जो है ना वो रेस में ही अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, वो रेस में ही अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। चलिए जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। और यार वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया, क्योंकि शेयर तो कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा तो दीजिए। चलिए ध्यान से देखते हैं, एलपीजी के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला सही है, ये नीली ज्वाला से जलने वाला सही है, यह उच्च ऊष्मीमान का है सही है, ये एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। ये थोड़ा सा कुछ लग रहा है, क्योंकि अगर हम एलपीजी की बात करें तो ये तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है जो प्रोटेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। किसका किसका लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, यह है प्रोटेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण होता है, न्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी घर में खाना पकाने में, वाहनों के में, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में, इससे क्लोरोफ्लोरो के स्थान पर अधिकार प्रयुक्त होने लगती है। एलपीजी के प्रयोग से ओजोन पर तो कोई नुकसान भी नहीं होता, इसलिए यह स्वच्छ ईंधन है। यहां पे कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है। ठीक, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए। हाँ देखिए, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह स्वच्छ ईंधन है सही, एलपीजी है, कुछ ऊष्मीमान सही है, नीली जल, ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला, यही जो गलत है वही सही है। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। जी हाँ, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये मीथेन नहीं उत्सर्जन करता, इसका उत्तर डी होगा। यहाँ पे कौन सा सही नहीं, माने नकारात्मक प्रश्न था, नकारात्मक प्रश्न था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्योंकि क्लोरोफ्लोरो, जी हाँ, इसके स्थान पर क्या है? क्लोरोफ्लोरो होता है, इसमें क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, चौथा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओ माय गॉड, हाँ सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है, हम आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। द ओरिजिन स्पाइसीज प्रजाति की उत्पत्ति की रचना किसने की है? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी कमेंट करिए सभी साथी। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसी प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसने किया था? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए ई लर्निंग में दुर्गेश के नोट्स में आपको प्रश्न मिल जाएगा। इसका है चार्ल्स डार्विन। क्या होगा? चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज की प्रजातियों की उत्पत्ति विज्ञान एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य के रूप में किया गया था। कब? 1959 में, 1859 में, 1859 में किया गया था। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको यह अच्छी तरह से पता होगा। क्लियर? हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, मकर रेखा कहाँ है? देखिए ये पूरा ग्लोब हो गया, तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि मकर रेखा कहाँ पे है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा यार, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। टॉप 100 प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये 0 डिग्री जो होता है इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री माने 23 से ही 1/2 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं। नीचे आते हैं 23 से ही 1/2 को साउथ को हम मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पे मकर रेखा पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए। अब क्या होगा? मैंने तो पूरा बता ही दिया है। इसका होगा तीसरा मकर रेखा, इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर? अभी इसके पहले मैंने व्याख्यात्मक रूप से बताया था कि इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे होगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपको एक कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं ना, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। बताइए कहाँ है? मैंने बताया था हेग में है, द हेग में है। कहाँ पे है? द हेग में है। और द हेग कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में है। और ये शांति पैलेस में स्थित है। और इसकी
देखा जाए तो ये 1945 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी या दूसरा इसका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके प्रश्न सही हो गए होंगे, यहाँ से आपके मन में ना कोई दिक्कत होगी ना कोई समस्या होगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जरूर जवाब दीजिएगा सभी साथी। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने बताया पहले ही रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। टॉप 100 प्रश्न है। संविधान को में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करें। ये निःशुल्क क्लास आपके लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है, क्योंकि कर हर हर मैदान फतेह। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा सभी साथी। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। बताइए जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरा ही काम है बताना आपको। देखिए, अगर झंडे की देखा जाए तो भारत में जो वास्तविक जो राष्ट्र वर्तमान में जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, इसमें अगर हम अनुपात की बात करें तो ये लेंथ अनुपाते ब्रीथ, ये है 3:2, माने लंबाई अनुपाते चौड़ाई 3:2। अगर इसको कभी कभी पलट दिया, चौड़ाई अनुपाते लंबाई कर देगा, तब इसका मान क्या होगा? ये बदल जाएगा। ये पिंगाली वकाया ने इसे डिजाइन किया था। कौन? पिंगाली वकाया ने इसे क्या किया था? डिजाइन किया हुआ था। ये आप लोग जानते रहिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी है, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं एक एक करके आपको बताता चलूंगा। ठीक, ऐसी नहीं कि एक ही बात आप लोग को जानना है, एक ही बात आप लोग को समझना है। इससे जुड़े हुए मैं कई सारे आपको चीजें बताऊंगा। पहली बात, भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है वर्तमान में पिंगाली वकाया ने डिजाइन किया था। एक बात, इसको कब अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। जी हाँ, 24 जनवरी 1950 को। लेकिन भारत में जो इस झंडे को कई बातें हैं जो आपको जनगण मन, अगर राष्ट्रगान, अगर हम यहाँ पे राष्ट्रगान की बात करें, देखिए संविधान सभा द्वारा ये झंडा हो गया। अब यहाँ पे 24 जनवरी को ये राष्ट्रगान को हम कितने सेकंड में? 52 सेकंड में गाते हैं। कितने में? 52 सेकंड में गाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। ये गीतांजलि में, कहाँ पर है? गीतांजलि में है। इसी के नाते इन्हें नोबेल मिला था। और सबसे पहले ये कहीं 27 या 28 दिसंबर 2011 को जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पे गाया गया था। कहा जाता है कलकत्ता अधिवेशन में, राष्ट्रीय कांग्रेस में भी गाया गया था। ये अलग अलग इसके रूप मिलते हैं। ये 52 सेकंड में गाया जाता है। इसके 5 पद होते हैं। हम प्रथम पद को गाते हैं, जिसका अगर समय की बात की जाए तो समय होता है आपका, अगर हम इसके समय की बात करें तो समय कितना होता है? ये आपका होता है 52 सेकंड। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। कर हर हर मैदान फतेह। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। जो भी साथी वीडियो को निःशुल्क ई-लर्निंग में दुर्गेश पर लाइव देख रहे हैं ना, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका। चलिए, पुष्कर मेला, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। पुष्कर मेला, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा कि जो पुष्कर मेला है देखिए, अगर पुष्कर मेला की बात करते हैं तो कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये अजमेर होगा, एकदम राइट आंसर। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जो अजमेर है, ये पुष्कर मेला कहाँ पे? अजमेर में आयोजित किया गया था। और अजमेर से 11 किलोमीटर दूर होता है। ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को शुरू होता है और पुष्कर तक चलता है। यहाँ पे मेला विशेष पशुओं, खास तौर पर ऊंटों की बिक्री होती है। किसकी? खास करके ऊंटों की बिक्री यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोकगीत होते हैं, घूमर, गेटमांड, सपेरा लोक नृत्य भी होते हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो आपको यहाँ पर पता चल गया। अब आपके मन में अगर किसी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो भी वो पूछ सकता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए,
अगला प्रश्न आपके ठीक सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा परावैंगनिक किरणों में से अधिक हानिकारक है? कौन सा परावैंगनिक किरण निम्नलिखित में से अधिक हानिकारक है? तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें और दिए गए प्रश्न का जवाब दें। सबसे ज्यादा हानिकारक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप लाइव देख रहे हैं ना तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये सबसे बड़ा उनका मेला, सही बात। आप लाइव देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। परावैंगनिक किरण मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? अगर देखा जाए तो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। लेकिन यहां पर ए वी सी परावैंगनिक किरणों में सबसे हानिकारक देखा जाए तो यूवीए किरणें हैं। यूवीए किरणें त्वचा कोशिकाओं में उम्र डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं, त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी हैं। प्राय आपको किताबों में यह मिल जाता है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर प्रश्न को उत्तर के हिसाब से देखा जाए तो हमें या आपको ये जानकारी भी हो जाती है कि बहुत सारी जगहों पर, ठीक है, बहुत सारे जगहों पर इस प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा सा अलग मिलता है देखने के लिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए भी है और यहाँ पर आप सी को मान सकते हैं, यहाँ पर सी को भी मान सकते हैं। लेकिन त्वचा कैंसर के लिए अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा ए होती है, ठीक है। ये डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, त्वचा में कैंसर उत्पन्न करती है, तो ए बी सी। लेकिन अगर आपको उत्तर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वह क्या होगा? वह सी होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का जैविक घटक नहीं? जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपकी बार एक से ठमार, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा। ये सारा प्रश्न आपको नोट्स मिला। अगर आपने ई-लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स पढ़ी होगी ना तो आपको यहाँ से इसके बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा कुछ आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स में है। देखिए यहाँ पे कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? नहीं है पूछा है, माने 3 है और 1 नहीं है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा बिना देरी के। यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। इस प्रश्न का उत्तर होगा कवक। प्रोटीन है, मृदा है, फास्फोरस है, लेकिन कवक नहीं है। जो गलत है वही आपका सही है। एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक है, और ये जीवित वस्तु में शामिल है, ठीक है, इसमें जीवन पाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह आपका क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गिर परियोजना कहाँ पे अवस्थित है? काफी महत्वपूर्ण है, काफी यूनिक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिर सेर परियोजना कहाँ? ये टॉप 100 प्रश्न है। अभी की बार एक सीट हमार राजस्थान में, अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, उत्तर प्रदेश में बनना है, कहीं भी बनना है ना, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा होम ऑफ एशियाटिक लायन कहाँ पर है? इसका उत्तर होगा ए, अर्थात गुजरात इसका राइट आंसर है। यहाँ पे अभ्यारण्य है 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। गिर अभ्यारण्य केंद्र सरकार से गुजरात में जूनागढ़ जिले में है और गिर का एक मात्र है जहां पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आप लोग को ना? हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करते रहे लोगों तक। यार आप वीडियो को नहीं शेयर कर रहे, बताइए, पैसे नहीं करते यार, आप लोगों तक पहुंचाइए। अभी तक आपने लाइक तक नहीं किया है, लाइक कीजिए, ठीक। यहां पर है WWF। जी हाँ, WWF का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे, चाहे इसे यूट्यूब पे, जहां भी आप देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कर हर हर मैदान फतेह। क्या हुआ, आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे? अगर सरकारी शिक्षक बनना है तो भाई वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। टॉप 100 प्रश्न देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। 1962 में IUCN के सहयोग से 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और WWF का संगठन का जो मुख्यालय है, अगर इसका मुख्यालय की बात की जाए, ध्यान से देखिएगा सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है पता है किसी को?
कहां पे है? ग्लैंड में है। और ग्लैंड कहां पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। इसका जो प्रतीक है ज्वाइंट पांडा है। WWF का जो है वो ज्वाइंट पांडा है। क्या है? ज्वाइंट पांडा है। ठीक है, हम आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, गंगा नदी निकलती है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा गंगा नदी कहां से निकलती है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए कि गंगा नदी निकलती है, कहां से निकलती है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। आपके लिए पर्यावरण काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। गंगा नदी कहां से निकलती है? सभी लोग देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए ना, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के जौनपुर से आपके लिए निःशुल्क लाइव चल रही है। यहाँ पे आपको नोट्स, क्लास सब कुछ मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर निःशुल्क क्लास के लिए जोड़ सकते हैं। डेली 100 प्रश्नों की मैराथन सीरीज चलेगी। और कल का जो सीरीज होगा वो टॉप हिंदी के टॉप 100 प्रश्न होंगे। तो कल के टॉप 100 हिंदी के सवाल में आपका स्वागत रहेगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, गंगा नदी निकलती है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और फिर उत्तर काशी में ये गोमुख के निकट से निकलती है। यहाँ से भागीरथी कहा जाता है। ये देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। फिर दोनों संयुक्त धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी दूरी उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 किलोमीटर, सबसे कम दूरी झारखंड में लगभग 40 किलोमीटर। इस प्रकार गंगा नदी 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाली खाड़ी में पद्मा के नाम से गिरती है। अर्थात बांग्लादेश में गंगा को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप वीडियो को शेयर करेंगे? मेरा आपसे एक सवाल है, यस या नो। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर किया, ईश्वर करे वो इस बार शिक्षक भर्ती में उनका एक स्थान जरूर फिक्स हो जाए। अगर आप हमारा साथ देंगे, ईश्वर जरूर आपका साथ देगा, लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने के काम करती है? कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण मापने का काम करती है? जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। टॉप 100 प्रश्न है और हमें 100 सवाल को पढ़ना है। सभी 100 सवाल हाल में हल करने हैं। तो यहाँ पर देखना है आपको, इसमें होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इस प्रश्न का उत्तर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा। ठीक है, यह वायु प्रदूषण का मूल्यांकन, निगरानी, नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ठीक है, ये वायु, ध्वनि, जल, इन सभी के सेवाओं के रोकथाम, नियंत्रण के लिए सलाह देता है। ये मंत्रालय के तकनीकी सेवा भी प्रदान करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह आपका बी राइट आंसर होगा। हम और आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कोटा पैसिफिक जागृत ज्वालामुखी है। ये भी लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में, अगर आपने नोट्स पढ़ी होगी ना, आपको भी ये प्रश्न आपको आसानी से मिला होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए, कोटा पैसी एक जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा? जागृत ज्वालामुखी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा और आप लोग भी बताइएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे ज्वालामुखी की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कहां पर है, किसी को पता है? यह होगा एंडीज। ऊपर राकीज है, नीचे एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला है। ठीक, एंडीज पर्वतमाला है और यह इक्वेडोर देश में, कौन से देश में है? इक्वेडोर देश में है। कौन सा? इक्वेडोर। इस सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न आपके सामने, तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको पढ़ाएंगे, समझाने का भी प्रयास करेंगे। माना यह भारत का मैप है, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ हमने आपको अच्छे से काम चलाऊं समझाने भर का बना दिया है। ठीक, तो जल्दी से आइए इस विषय पे चर्चा करते हैं और इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन अब आपसे कहेंगे कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। बताइए जल्दी से कमेंट करके। ठीक, जरा आप लोग बताइए, यहां से शुरू किया जाए आगे की कार्रवाई। देखिए, हम यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे देखिए एक नदी निकलती है, ध्यान से समझिएगा। एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो। सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है गाज से, उसे कहते हैं दिहांग गाज। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। दिहांग नदी और आगे बढ़ती है यहाँ पर, तो इसका नाम यहाँ पर पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और आगे बढ़ती है तो इसका नाम पड़ जाता है
जमुना, क्या नाम पड़ता है? जमुना। जमुना और आगे जाती है, इधर से हमने देखा कि आपकी गंगा आती है। गंगा यहाँ पद्मा, गंगा को यहाँ क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है, जमुना फिर आगे इधर से आती है बराक। कौन सी नदी आती है? बराक। इन दोनों के संयुक्त धारा को हम मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना। असम में इस नदी पर सबसे बड़ा द्वीप है जिसे हम कहते हैं मांजुली द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, ध्यान समझेंगे कि यहाँ पर दिहांगार से प्रवेश करती है, इसलिए यहाँ पर इस नदी का नाम क्या होगा कि सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। क्या सबको समझ में आ गया? वीडियो एकदम साफ चल रहा है, पूरी एचडी में चल रहा है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देखिएगा, चाहे आप इसे यूट्यूब पे जहाँ भी इसे लाइव देख रहे हैं ना, इसे आप अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। डेली क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या दर्ज सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा। कर हर हर मैदान फतेह, अब की बार एक से ठमार। अगला प्रश्न आपके सामने है, घास भूमि क्षेत्र परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। जी, हम रिट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे रिट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए ध्यान से जवाब दीजिएगा। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता क्या होते हैं? देखिए, अगर सबसे उच्च स्तर की बात करें घास भूमि में, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मांसाहारी होंगे। क्या होंगे? यहाँ पर मांसाहारी होते हैं। कैसे? घास भूमि परितंत्र में जैसे घास को मेढक खाएगा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, फिर मेढक को सांप खाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इसमें सबसे शाकाहारी जीवों से मांसाहारी बड़े जीवों पर आधारित होती है, इसलिए श्रृंखला में और घास भूमि की खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा पर आधारित होती है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि वायुमंडल प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है। ध्यान से दिखेगा, मैं इसको अच्छे से समझाना चाह रहा हूं। ये देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी के जो सबसे पास का मंडल है, पृथ्वी के सबसे पास का मंडल नंबर 1, तो नंबर 1 पर हो गया क्षोभ मंडल। उसके बाद नंबर 2 पर अगर हम आते हैं तो ये हो जाएगा आपका समताप मंडल। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं तो इसका होता है मध्य मंडल। फिर नंबर 4 पे आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? आयन मंडल। फिर इसके बाद बहिर्मंडल होता है। सबसे नजदीक ट्रोपोस्फीयर होता है, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो सब क्षोभ मंडल में ही घटती हैं। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आना इसी मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है। समझ में आ रहा है? यार, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं उतने लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया। 7 बजे प्रतिदिन 100 प्रश्नों की सीरीज चलेगी। कल आपकी जो सीरीज होगी ना, वो 100 प्रश्न गणित की, हिंदी की होगी। तो क्या आप लोग पढ़ना चाहेंगे? 100 प्रश्न, टॉप 100 हिंदी, अब की बार एक से ठमार। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में अगर अस्थायी सदस्य की बात की जाए तो इसकी संख्या जो है ना वो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। इसके नाम अगर लिखना चाहें तो पहला यूएसए, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा फ्रांस, अगर 5वें की बात करें ब्रिटेन। ये इनके अस्थायी सदस्य होते हैं। ये क्या होते हैं? इनके अस्थायी सदस्य होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ना वो तीसरा या शीर्ष प्रश्न का सही उत्तर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अगला आपके सामने, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। प्रत्येक दिन शाम 7 बजे, शाम के 7 बजे टॉप 100 प्रश्न की सीरीज आपके लिए आ रही है। जी हां, डेली शाम के मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा। अब की बार एक से ठमार। चाहे आप एमपी टेट की तैयारी करें, रीट की, उत्तराखंड टेट की, उत्तर प्रदेश टेट की, सभी के लिए रामबाण है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। क्या है? राजस्थान में है। वन्यजीव ऐच्छिक भूमि 1958 में इसके सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1979 में सरिस्का को प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया। कब? 1979 में प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन इसको लाया गया।
राजस्थान के अलवर जिले में यह सरिस्का बाघ अभ्यारण्य भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो शीश का राइट आंसर होगा। शीश प्रश्न का ये इलानी विद दुर्गेश जितना प्रश्न आपने पढ़ा ये सभी इलानी विद दुर्गेश के नोट्स में उपलब्ध होगा। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जहां भी लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट करके जवाब दें। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? एकदम हलवा प्रश्न है ये। सूर्य का प्रकाश याद रखिएगा। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है ना तो पूरी पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा। जी हाँ, पूरे पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा, इसलिए सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप लोग को समझ में आ गया ना? तो कर हर हर मैदान फतेह। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन वर्तमान में महिला आयोग अध्यक्ष हैं? चलिए बताइए इसमें कौन है? इसमें इसका उत्तर होगा रेखा शर्मा। क्या होगा? रेखा शर्मा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो बैठक होती है वो किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त अधिवेशन होती है वो कहां पर होती है? ठीक है, बताइए सभी लोग। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए इस प्रश्न का एकदम आसान है। लोकसभा राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। एकदम यूनिक प्रश्न है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, समझ में आया सबको? जितने लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ यूपीटीटी के पेपर का एक निचोड़ आपके सामने है, क्योंकि एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर रिवीजन हो जाएगा ना तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है? इसका तरीका है, जैसे ये है अनुच्छेद 2, 4, 3, तो कितना हुआ? 4, 2, 6, 3, 9, तो भाग कितना हो जाएगा? भाग 9। कैसे? 2 + 4 + 3 बराबर 9। इसका भाग क्या होगा? 9। इसका भाग क्या होगा? 9। इसे याद करने का ना तो एक तरीका है। ठीक, क्या होगा? जल्दी से बताइए सभी साथी। रिट स्पेशल, यूपीटेट स्पेशल, सभी प्रतिदिन शाम 7 बजे 100 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लाइव चल रही है, तो सभी लोग फटाफट जुड़ते जाइएगा। जी हाँ, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग में दुर्गेश। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अरे यार 9वां अभी मैंने बता दिया ना, ये 1992, ठीक, 92-93 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के बाद अनुसूची कितनी जोड़ी गई? अनुसूची 11 जोड़ी गई है। ठीक है, ग्राम स्थल, तहसील, तालुका, जिले इसमें आते हैं। अनुसूची 11 में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 74वां संविधान संशोधन किससे है? 73वां पंचायती राज व्यवस्था 74वां किससे है? तो देखिए ग्राम स्थान में ये 73वां है। ये क्या है? 73वां है। 74वां क्या है? शहरी अस्थायी स्वशासन से है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। अगर इसके बारे में देखा जाए, इसमें भाग, ठीक, इसमें भाग 9A है। ये भाग 9A है। नगर पालिका संगठन कार्य के संबंध में यहां पे दिया गया है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जल्दी कमेंट करेंगे। सभी साथी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सभी साथी एकदम हलवा वाला प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। SO2 के घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय वर्षा जलीय स्थल दोनों प्रकार जीवों को प्रभावित करता है। अम्ल वर्षा केंद्र ओस्लो में है।
विश्व का अम्ल वर्षा केंद्र ओस्लो में है। ओस्लो कहाँ पे है? ये डेनमार्क में है। जरा कमेंट करके बताइएगा। नॉर्वे, ये नॉर्वे। ओस्लो कहाँ पे है? नॉर्वे में है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथा होगा। मथुरा में कारखाना निकलने वाली सल्फर का प्रभाव ताजमहल पे पड़ता है। कहाँ पे? ताजमहल पर, इसलिए ताजमहल पीला पड़ रहा है मथुरा रिफाइनरी के नाते। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन, ध्यान से देखिएगा, विधि का शासन कहां से लिया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। सभी लोग जितने लोग वीडियो को फेसबुक पे या यूट्यूब पे निःशुल्क लाइव देख रहे हैं ना, यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फेसबुक पे तो वहाँ पे भी फॉलो करके रखिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। क्या हुआ, कोई वीडियो को शेयर नहीं करेगा क्या? शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके यार, लोगों की मदद करिए। विधि का शासन अगर हम बात करें तो थोड़ा तेजी से हम लोग को पढ़ना है। विधि का शासन कहां से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और ये काफी महत्वपूर्ण है। बाकी के लिए हम बाद में बात कर लेंगे, थोड़ा सा मैराथन क्लास है। अगला, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी सारी ध्यान से बताइए कमेंट करके। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ये पुराना पेपर है, जी हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर है। पहले तो एक दो दिन हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर ही देख लेंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। ये क्लासेस जौनपुर जनपद से चलती हैं। आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रह सकते हैं मेरे द्वारा। ये क्लास फ्री चलती है। बाकी के लिए क्लास या नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग, इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। क्या होगा? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये लोकसभा की अधिसूचना यही जारी करता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना एक संवैधानिक निकाय है। ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग का कार्य मतदाता सूची तैयार करवाना है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना है, चुनाव कराना, राजनीतिक दलों की आचार संहिता तैयार कराना है। और याद रखिएगा, मतदान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला है आपके सामने, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा। 11 से 12 बजे इस समय को क्या कहते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, इसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। पहले घंटे में सदन सदस्य प्रश्न पूछते हैं और इसमें तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नकाल होगा। शून्यकाल किसे कहते हैं? जरा कमेंट करके बताइएगा। शून्यकाल किसे कहते हैं? जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें। वर्षा जल संग्रहण क्या कहलाता है? वर्षा जल का संग्रहण क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी बताइएगा। बहुत ही आसान है। पानी का वितरण कहलाएगा नहीं, प्रयुक्त जल का संग्रहण कहलाएगा नहीं, तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा। हम और आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, जितने लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं, हाँ, इसकी नोट्स भी उपलब्ध है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, क्लास भी उपलब्ध है, चाहे तो जोड़ सकते हैं। हाँ, रिट में भी ऑनलाइन जोड़ सकते हैं, यूपी टेट के लिए भी जोड़ सकते हैं, शिक्षक भर्ती के लिए भी जोड़ सकते हैं, केवीएस के लिए भी जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, भारतीय गैंडा कहाँ पे संरक्षित है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो भारतीय गैंडा है वो कहाँ पे संरक्षित है। जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क आपने देखा होगा, एक सिंग वाले गैंडे यहीं पर है। इसे विश्व धरोहर में भी सम्मिलित किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में है और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में, असम में। असम की राजधानी क्या है? जरा कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि असम की राजधानी क्या है। ये टॉप 100 प्रश्न है। प्रतिदिन 7 बजे से टॉप 100 की सीरीज आपके लिए चलती है, टॉप 100। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संबंध सही है? ध्यान से देखिएगा, इसमें सही है बताना है। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे। यार बार बार कहना पड़ रहा है, आप लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया। कर हर हर मैदान फतेह। असम की राजधानी दिसपुर है।
और बिहू नृत्य कहाँ संबंधित है, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे क्या होगा, उत्पादन को उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद अपघटक यहाँ पर होगा। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ठीक है, उत्पादन उपभोक्ता था, ऊर्जा का मात्रा निरंतर कम हो रहा है। और जब हम लोगों ने देखा ऊर्जा के प्रवाह में 10% का नियम आपने पढ़ा होगा, जो 10% का नियम होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा, उसे किसका नियम कहते हैं। 10% ऊर्जा ह्रास का, 90% ह्रास, 10% ऊर्जा ट्रांसफर के नियम को क्या कहते हैं, बताइए कमेंट करके। असंख्य बिहुनित काफी प्रसिद्ध है। ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। देखिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, जल्दी से फटाफट कमेंट करिए जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए अगर ग्रीन हाउस की बात की जाए, इस प्रश्न का उत्तर होगा सबसे अधिक मात्रा में, तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड मानवीय क्रियाकलाप द्वारा सबसे ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती है। इसके कारण पृथ्वी की सतह की उष्मा बनी रहती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ठीक है, ये सूर्य से आने वाली किरणों को अपने वापस जाने देता, दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इससे पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्या सभी लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है? अगर नहीं ज्वाइन किया है अभी तुरंत टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश से। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, चाहे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, कहीं से भी देख रहे हैं। एक चैनल और है स्टडी विद दुर्गेश सर, बाकी क्लासेज आपको स्टडी विद दुर्गेश सर पर मिलेंगी। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और फेसबुक पेज पर। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट, ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पर है। ये है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होते हैं। टमाटर का लाल किस लिए होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, टमाटर लाल क्यों होता है। ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा टमाटर लाल क्यों होता है। सभी साथी कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं क्या कहलाती हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, तो मनुष्य क्या क्या काम करता है, जैसे वनों का जलाना, फिर जैसे कृषि का क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग। तो इन एरोसोल कैन, इन सभी के प्रयोग की वजह से, इसका मतलब उपयुक्त सभी क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। मन इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा डी का राइट आंसर होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम और आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, यू फार्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करें, सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। बताइए। चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं कि देखिए इस प्रश्न का एकदम उत्तर सही क्या होगा, यू का जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल उत्पन्न करता है, इसे यू फार्बिएसी फैमिली की फसल कहते हैं। यह बात आप सभी को जानना चाहिए, और ऐसे मुझे लगता है ये बात आपको पहले से भी पता भी होगी। ठीक है, जेट्रोफा, हाँ रतन जोत भी होता है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधि पौधे को हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति नाम ओशिमिम सक्टम है। इसके समानता किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सभी लोग लाइव जवाब दें। जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी। चलिए आइए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम आपसे बात करते हैं और चर्चा भी करते हैं। किसी को दिक्कत, कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट कर सकता है। देखिए यहाँ पर तुलसी प्रश्न का सही जवाब होगा, क्या होगा, तुलसी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, पानी पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं? चलिए इस बारे में हम जानते हैं। इसे हम पीने योग्य पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी कहते हैं। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी जो है वो 0.06%, 0.065% है। ठीक है, कहीं कहीं आपको आशुद्ध जल मिलता है, लेकिन आशुद्ध जल नहीं होगा, इसे हम पीने योग्य पानी ही कहते हैं। इसका सही उत्तर जो होगा वो ये होगा, आशुद्ध नहीं होगा।
ठीक है, कुछ लोग अशुद्ध भी मानते हैं, लेकिन इसका होगा पीने योग्य पानी होगा। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ किसी को दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। कोई दिक्कत है बताइए, जल्दी से कमेंट कर बताइए कि आपको कोई डाउट है। सभी साथी फटाफट कमेंट कर बताइएगा। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर अशुद्ध जल क्या होता है। आइए इस अशुद्ध जल के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ, अशुद्ध जल भी जानते रहिएगा। अशुद्ध जल अपने देखा होगा कि ये एक प्रकार का डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है। लेकिन अशुद्ध जल में अगर आर्सेनिक की देखा जाए तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। अशुद्ध जल शुद्ध होता है जिसकी बहुत सी अशुद्धियों को आसवन के जरिए दूर किया जाता है। आसवन या डिस्टिलेशन पृथक्करण की एक भौतिक विधि है। पानी को उबालकर उसकी भाप को साफ बर्तन में संघनित कर लिया जाता है। जल के शुद्ध रूप को इस्तेमाल पीने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि इसे डिस्टिलेशन वाटर या अशुद्ध जल केमिकल फ्री होता है, यानी पानी में किसी भी तरह के केमिकल नहीं पाए जाते। इसका टीडीएस लेवल 0 होता है, जबकि पीने योग्य पानी आवश्यक केमिकल्स मिनरल का शामिल होना जरूरी होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, जी हाँ 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस के रिसाव कारण हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे मिक गैस कहते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट इस प्रश्न का एकदम सही और एकदम राइट जवाब होगा। जी हाँ, यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे अगर देखा जाए तो CH3NCO इसका रासायनिक नाम भी है। एक हानिकारक, इसका प्रयोग कार्बाइड बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड ये N2O है, ग्रीन हाउस गैस है, ये CO गैस है, ये CH4 है, इसे मार्स गैस कहते हैं, इसे दमघोटू गैस कहते हैं, इसे लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक, आप इसके उपनाम को भी जानते रहिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार रिट में एक प्रश्न, एक सीट आपको जरूर लेना है, चाहे पर्यावरण MP टेट, UP टेट, उत्तराखंड टेट, शिक्षक भर्ती सभी के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। इससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं आने वाले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को क्या माना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए 2 दिसंबर को क्या माना जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, जनसंख्या सॉरी मिट गया पूरा, यहाँ पे 2 जून, यहाँ पे जनसंख्या दिवस। ठीक है, यहाँ पे पर्यावरण, ओजोन लेयर, और 2 दिसंबर को कंप्यूटर। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आपने वीडियो को शेयर कर दिया? MS स्वामीनाथन क्या थे? देखिए, एक थे नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। लेकिन अगर MS स्वामीनाथन जो थे, ये भारत के कृषि वैज्ञानिक थे। ये भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं। इन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी मिला था। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये विश्व में है और ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करिएगा जो लोग वीडियो, क्योंकि 100 प्रश्न है, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करना है। जी हाँ, इसे हम WII के नाम से जानते हैं। यह भारतीय वन्यजीव संस्था है। ठीक है, और यह देहरादून में, कहाँ पर है? देहरादून में है। कहाँ पर है? ये देहरादून में। ये विलुप्त प्राय प्रजातियां, वन्यजीवी नीति, वन्यजीव प्रबंधन, पारिस्थितिकी विकास, पर्यावास, पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन, इन सभी क्षेत्रों में अध्ययन के रूप में काम करती है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ।
रिट आपके लिए एक बड़ा मौका है। यूपी टेट और रिट दोनों तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। यानी दुर्गेश पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं? दोनों ध्यान से प्रश्न का जवाब दीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? तो पेड़ पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन श्वसन के दौरान पादप ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन वायुमंडल में 78.08% सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी या तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे रिट की तैयारी कर रहे हो, एमपी टेट, सभी शिक्षक भर्ती के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूपी टेट, रीट, ये निःशुल्क क्लास मेरे द्वारा ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध कराई जाती है। प्रतिदिन शाम के 7 बजे टॉप 100 प्रश्न की सीरीज चल रही है। कल जैसे हिंदी की सीरीज होगी, प्रत्येक दिन 100 प्रश्नों की सीरीज होगी आपके लिए, एकदम निःशुल्क। जी हाँ, फेसबुक पेज, यूट्यूब दोनों पर। अपशिष्ट उत्पाद को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? जल्दी से प्रश्न बताइएगा। उसे हम मृतक भक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतक भक्षी कहते हैं। एक प्राणी ने किसी दूसरे प्रकार रहते हैं। शाक भक्षी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता, भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी उपभोक्ताओं पर निर्भर प्राणी द्वितीय उपभोक्ता। तो मृत भक्षी यानी अपघटक भी कहते हैं। ये डिकम्पोजर होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना, वो ए का राइट आंसर होगा। ये फेसबुक पेज, यूट्यूब दोनों पर निःशुल्क लाइव आपके लिए चल रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है। तप्त भौम जल किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पैसे नहीं कटेंगे आपके। देखिए, यहां पर जल विद्युत ऊर्जा जल से, सौर ऊर्जा सौर से, नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम से, लेकिन यहां पर होगा भूतापीय ऊर्जा, इसे कहते हैं। ये क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, शोला घास कहां पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि शोला घास कहां से पाए जाते हैं। चलिए, शोला घास ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो ये भारत का जो ये पश्चिमी घाट है, शोला घास यहीं पर पाया जाता है। मैंने देखा जाए तो अरब सागर से सटा हुआ। ठीक, क्या होगा? अरब सागर से सटा हुआ शोला घाट। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर होगा। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी का नाम क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अगर पेलिकन पक्षी की बात की जाए तो यह नेलाप्टू यह कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। कुंथलकुलम ये आपका कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। कोक्वारे बेलूर ये कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में है। यह सभी होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, चारों विकल्प इसके सही है। ये वजनदार में बड़े आकार के उड़ने वाले पक्षी होते हैं। ये साइबेरिया, यूरोप में बर्फ पड़ने से भारत में चले आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या पाया जाता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जल्दी से बताएं। देखिए, मिनी माता रोग की अगर हम बात करें, मिनी माता रोग, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। देखिए, मिनी माता रोग जो होता है वो पारे की अधिकता से होता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है तो फेसबुक पे शेयर करना ना भूलिएगा। अगला है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अगर ओजोन परत की बात देखा जाए तो स्टेटोमीटर की मदद से अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया था। कहाँ पे? दक्षिण ध्रुव के ऊपर। इसमें पराबैंगनी किरणें नीचे आ जाती हैं। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश था? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश था। तो हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शीर्ष का राइट आंसर होगा। शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा।
अब अगला प्रश्न आपके सामने है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? सभी साथी वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में यदि आपको कोई भी जानकारी या डेटाबेस चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं एज ए गेस्ट के रूप में निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको राष्ट्रीय में देश हित में पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। और अब की बार एक से हमार, अगर आपको सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनना है तो प्रतिदिन क्लास में आप लोग को लाइव एकदम आना होगा। सभी लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़ेंगे। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और ई लर्निंग पे जुड़ेंगे, और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे। बाकी सब चीज वहां पर आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके जन्मदिवस से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे अगले जन्मदिवस पर आप आपके मंजिल के सबसे ऊंचाइयों पर हो, और ईश्वर करे कि आप अगली बार एक सरकारी अध्यापिका के रूप में जुड़े हो, और अगला बर्थडे आपका इस बर्थडे से बहुत ही बेहतरीन हो। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। तो बताइए जल्दी से, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक जो है वो जारी कौन करता है? वो करता है IUCN, यही जारी करता है, और यह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, ये विलुप्त के जो करीब जीव होते हैं उनका इसमें रखा जाता है। समझ में आ गया सब लोग को रेड डाटा बुक? हाँ, अब ये बताइएगा ग्रीन डाटा बुक क्या होता है? चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, हाँ, थैंक यू आपका। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन डाटा बुक क्या है, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं ना, पहला काम वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जहां भी से देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। कुछ मिनट के बाद अगली क्लास होगी, प्रतिदिन शाम के 7 बजे आप लोग फिर आइएगा टॉप 100 प्रश्नों के साथ। जी हाँ, टॉप 100 प्रश्न प्रतिदिन, एक नए विषय, एक नए सीरीज के साथ। अब की बार नौकरी हमार। जी हाँ, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक। कुछ मिनट बाद अगली क्लास होगी, टेलीग्राम पे सभी साथी जुड़े रहिएगा। बाय बाय। जी हाँ, गृह जनपद जौनपुर में ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, टॉप 100 प्रश्न एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग जुड़े रहिएगा, इसके बाद भी आप लोग जुड़े रहिएगा। अब की बार जॉब हमार। हाँ जी हाँ, सभी लोग भरते रहिएगा फॉर्म, और सिलेक्शन के लिए बढ़ते रहिएगा। जय हिंद। देखिए, अगली क्लास की लिंक आपको मिल रही है, उस लिंक पर जुड़े रहिएगा। और ये चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लिंक आपको आ रहा है, से जुड़ जाइएगा।